Start with the 2017 CSAT RC portion. Our first passage is saying that what climate change will undeniably do is cause or amplify events that hasten the reduction of resources. कि जो climate change है वो निस्संदेह क्या करेगा, cause करेगा या तो amplify कर देगा, बढ़ा देगा जो events हो रहे हैं that hasten the reduction of the resources, जिससे जो reduction हो रहा था resources का वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा. Competition over these diminishing resources would ensue in the form of political or even violent conflict. तो जो कॉन्फ्लिक्ट है इन रिसोर्सेज, इन डिमिनिशिंग रिसोर्सेज के ऊपर ये चीज़ इंश्योर करती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड इवन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इन डिमिनिशिंग रिसोर्सेज के कारण. रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हैव रेयरली बीन ओवर्ट. जो रिसोर्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसमें बहुत ऐसे कम चांसेस होते हैं कि वो ओपनली दिखे एंड आर दस डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट. और क्योंकि वो ओपनली दिखता नहीं है तो हम उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है. तो फिर हमको जब पता ही नहीं है कि ये रिसोर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट है तो हाउ वी विल आइसोलेट दैट, है ना. इंस्टेड दे टेक ऑन विनर्स दैट अपीयर्स मोर पॉलिटिकली पैलेटेबल. बल्कि इंस्टेड ये तो एक दिखावा, मतलब एक मुखौटा पहन लेता है. विनर्स मतलब एक मुखौटा पहन लेता है जिससे ये लगता है कि ये जो रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो मोर पॉलिटिकली पैलेटेबल लगता है. कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्स लाइक वाटर आर ऑफन क्लॉग्ड इन द गाइज ऑफ आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी. और वही उन्हीं रिसोर्स में से अगर वाटर एज अ रिसोर्स को देख ले तो यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है रिसोर्स लाइक वाटर आर ऑफन क्लॉग्ड इन द गाइज ऑफ द आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी. ठीक है, ये ऑफन क्लॉग हो जाता है जब इन द गाइज ऑफ द आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी में. ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डज द अबव पैसेज इम्प्लाई. ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है. पहला, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं क्या. ऐसा तो नहीं बोला पैसेज ने. कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि जहाँ पर पॉलिटिकली वो होता है, ओके, पैलेटेबल होता है. इंस्टेड दे टेक विनर्स, बट हर केस में ऐसा होगा ऐसा कोई पैसेज ने अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है. देयर आर नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू रिजॉल्व द इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट. हमारे पास कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है क्या कि हम रिजॉल्व कर पाएंगे इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट को. ये भी बात गलत है. देन सी, इन्वायरमेंटल इशूज़ कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेसेस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. तो जो इन्वायरमेंट के इशू है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्स के स्ट्रेस में एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में. फिर डी बोल रहा है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व. अगेन गलत, सी विल बी द आंसर. और सी सही भी इसलिए क्योंकि इसने बताया भी कि कैसे इन्वायरमेंटल इशूज़ है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्स के स्ट्रेस को एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को. Then next passage is saying that the man who is perpetually hesitating which of two things he will do first. जो पर्सन, जो इंसान हमेशा ही परपैचुअली मतलब हमेशा ही इस बात से हेजिटेट करते रहता है कि उसको इन दोनों चीज़ों में से क्या पहले करना चाहिए. विल डू नीदर, दोनों में से वो कुछ भी नहीं करेगा, बस सोचता ही रह जाएगा. द मैन हु रिजॉल्व्स बट सफर्स his resolution to be changed by the first counter सजेशन ऑफ अ फ्रेंड. जो मैन, जिस मैन का ऐसा रिजॉल्व है कि वो मतलब द मैन हु रिजॉल्व्स, जो मैन है वो रिजॉल्व करता है, जो रिजॉल्व करता है बट वो सफ़र करता है अपने ही रिजोल्यूशन पे और चेंज कर लेता है अपना जो भी डिसीजन उसने लिया है जैसे ही कोई भी फर्स्ट काउंटर सजेशन आ जाता है किसी फ्रेंड के द्वारा. हु फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन एंड वीयर्स फ्रॉम प्लान टू प्लान. और जो इंसान फ्लक्चुएट करते रहते हैं अपना ही ओपिनियन को. एक ओपिनियन किसी ने ये बोला तो ये मान लिया और ये करने बैठ गए, बट जैसे ही कोई काउंटर सजेशन आया तो ये करने बैठ गए. एंड वियर्स फ्रॉम प्लान टू प्लान, और एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करते रहता है. कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग. ऐसे तो कुछ भी अकम्प्लिश नहीं होने वाला है, कोई काम अकम्प्लिश नहीं होने वाला है. ही विल एट बेस्ट बी स्टेशनरी एंड प्रोबेबली रेट्रोगेट इन ऑल. तो एट बेस्ट वो इंसान क्या कर सकता है, स्टेशनरी रह सकता है एंड प्रोबेबली रेट्रोगेट कर सकता है इन सब में. इट इज़ ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली. ये ओनली मैन ही है जो पहला है, ओनली मैन ही है जो क्या करता है, फर्स्ट कंसल्ट करता है वाइजली, देन रिजॉल्व फर्मली. कि पहले कंसल्ट करो एकदम वाइज तरीके से एंड उसके बाद जो तुम रिजॉल्व करोगे कि अब मुझे ये काम करना है तो उसमें फर्म रहो एंड देन एग्जीक्यूट इट and then executes his purpose with inflexible perseverance.
और उसके बाद उस काम को करो, एग्जीक्यूट करो अपना पर्पस को इनफ्लेक्सिबल परसिवरेंस के साथ, अनडिसमेड बाय दोज पेटी डिफ़िकल्टीज़। और तुम ऐसे डिसमे मत हो जाओ उन छोटे छोटे डिफ़िकल्टीज से विच डॉन्ट अ वीकर स्पिरिट, जो कि डॉन्ट करता है एक वीकर स्पिरिट को, दैट कैन एडवांस टू एमिनेंस इन एनी लाइन, और ये चीज़ एडवांस कर सकती है टू एमिनेंस इन एनी लाइन। ओके, द की नोट क्या है दैट सीम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम पैसेज इज दैट, क्या की नोट है जो इमर्ज हो रहा है इस पैसेज से? फर्स्ट, वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइजली एंड देन रिजॉल्व फर्मली। ये बात तो सही है, यही तो बोलना चाह रहा था कि पहले कंसल्ट करो वाइजली और उसके बाद रिजॉल्व करो फर्मली। देन बी, वी शुड रिजेक्ट सजेशंस ऑफ फ्रेंड्स एंड रिमेन अनचेंज। ऐसा नहीं बोला कि सजेशंस है उसको एक्सेप्ट ही मत करो फ्रेंड्स के, है ना। देन सी, वी शुड ऑलवेज रिमेन ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए, नहीं ऐसा ब्रॉड माइंडेड का क्या करना है। देन डी, वी शुड बी रिजोल्यूट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं बोला। ए विल बी द बेस्ट सुटेड आंसर फॉर दिस पैसेज। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज। सो नेक्स्ट पैसेज, ड्यूरिंग द समर इन द आर्कटिक ओशियन। समर के टाइम पे आर्कटिक ओशियन पे बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने पैसेज में। ड्यूरिंग द समर इन द आर्कटिक ओशियन सी आइस हैज़ बीन मेल्टिंग अर्लियर एंड फास्टर। तो जो सी आइस है वो मेल्ट हो रहा है और पहले और ज़्यादा फास्ट से। एंड द विंटर फ्रीज हैज़ बीन कमिंग लेटर, और जो विंटर फ्रीज है उसको आने में देर लग रही है। इन दी last 3 decades, the extent of summer ice has declined by about 30%. Okay, in the last 3 decade में, लास्ट 30 सालों में जो एक्सटेंट है ना समर आइस का, वो डिक्लाइन हो गया है अबाउट 30% तक का डिक्लाइन हो गया है समर आइस में। मतलब पहले जितना समर में आइस जमता था उससे 30% कम जमता है अब 3 डिकेड बाद, ठीक है। द लेंथनिंग पीरियड ऑफ द समर मेल्ट थ्रेटन्स, जो लेंथनिंग पीरियड हो गया है समर का मेल्ट थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेब। तो जो लेंथनिंग टाइम है, लेंथनिंग पीरियड है समर का जिसमें मेल्ट हो जा रहा है, थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेब को ये क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। अ टॉप विच स्टैंड पोलार बियर, और सबसे टॉप में तो इसमें पोलार बियर है जो कि फूड वेब में टॉप में है ना, आर्कटिक फूड वेब में। तो ये अंडरमाइन कर रहा है समर जो मेल्ट हो रहा है ना, समर मेल्ट पीरियड ऑफ समर मेल्ट ऑफ आर्कटिक रीजन, जिसके कारण फूड वेब है वो इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैसेज है पैसेज का? फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉज्ड आर्कटिक समर टू बी शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई। क्लाइमेट चेंज ने कॉज किया है आर्कटिक समर शॉर्ट हो गया है, बट यहाँ पर तो पैसेज में आर्कटिक समर लंबा हो गया बोल रहे ना, एक्सटेंड ऑफ समर आइस, तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो उल्टा ही जा रहा है पैसेज के। बी, पोलार बियर कैन बी शिफ्टेड टू साउथ पोल टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। ये कैसे पॉसिबल है भाई, लॉजिकली नहीं है ये तो। सी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलार बियर द फूड चेन्स इन आर्कटिक रीजन्स विल डिसअपियर। आर्कटिक रीजन है, बिना पोलार बियर के जो फूड चेन है वो ही डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक स्पीसीज़ के कारण पूरा फूड चेन डिसअपियर ही जो हो जाए। इम्पैक्ट हो वो बात सही है, लेकिन डिसअपियर हो जाए ये नहीं हो सकता ना। देन डी, क्लाइमेट चेंज पॉज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द पोलार बियर। ये बात तो सही है कि थ्रेट है पोलार बियर के सर्वाइवल के ऊपर, है ना। देन नेक्स्ट पैसेज, वाई डू पीपल प्रीफर ओपन डेफिकेशन एंड नॉट वांट टॉयलेट्स, और इफ़ दे हैव देम ओनली यूज देम समटाइम्स। तो क्यों लोग प्रीफर नहीं करते हैं, मतलब क्यों लोग प्रेफर करते हैं ओपन डेफिकेशन को और नहीं जाना चाहते हैं टॉयलेट्स में, और इफ़ दे हैव मेट, और मतलब इफ़ दे हैव देम, भले ही उनके पास टॉयलेट्स है भी वो उनको यूज़ करते हैं कभी कभी। रिसेंट रिसर्च हैज़ शॉन 2 क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो रिसेंट रिसर्च ने हमको क्या पता चला, 2 क्रिटिकल एलिमेंट्स पता चले, आइडियाज़ ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का आइडिया है, एंड नॉट वांटिंग पिट्स और सेप्टिक टैंक्स टू फिल बिकॉज दे हैव टू बी एम्पटीड। क्योंकि लोग चाहते हैं, वो लोग हैं वो नहीं चाहते कि जो पिट है या सेप्टिक टैंक है वो फिल हो, क्योंकि अगर वो फिल हो गया तो उसको एम्पटी करवाना पड़ेगा। दीज आर दी इशू दैट नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट। और ये ऐसे इशूज़ है जिनको
जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. बट इफ़ we want to eradicate the practice of open defecation, they have to be confronted and dealt properly. लेकिन अगर हम मतलब ये जो इशू है इसको कोई नहीं चाहता बात करना इस टॉपिक पे, बट अगर हम ये बात चाहते हैं कि इराडिकेट करना चाहते हैं प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन को, तो हमको इस बात से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, डील करना होगा प्रॉपरली. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज. कौन सा क्रूशियल पैसेज कन्वे करना चाह रहा है? पहला, द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर सो डीप रूटेड दैट दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल. नहीं, ऐसा नहीं है. माइंड चेंज किया जा सकता है, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज किया जा सकता है. देन बी, पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिटिंग एज क्लीन एंड नॉट एज पॉल्यूटिंग. परसीव करने का तो कोई दिक्कत बताया नहीं था पैसेज में. पीपल कैन नॉट चेंज देयर ओल्ड हैबिट को चेंज ही नहीं कर सकते, ये बात तो गलत है. पीपल हैव नीदर सिविक सेंस नॉट सेंस ऑफ प्राइवेसी का भी सेंस नहीं है, ये भी सेंस नहीं है, तो ये भी गलत. यही बेटर है. पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिटिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो कुछ ज़्यादा ही गलत है, तो यही सही होना पड़ेगा. देन इन दी लास्ट 2 decades द वर्ल्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लास्ट 2 decades में मतलब लास्ट 20 years में जो वर्ल्ड का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP हैज़ इंक्रीज बाई 50% तक का इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया की GDP में. ठीक है. वेयर एज इंक्लूसिव वेल्थ, तो GDP तो 50% इंक्रीज हुई है. इंक्लूसिव वेल्थ हैज़ इंक्रीज बाई मेयर 6% बस इंक्रीज हुआ है इंक्लूसिव वेल्थ इन रिसेंट डिकेड्स. ओके. GDP ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज़ ओनली हार्म्ड इंक्लूसिव वेल्थ. जो GDP ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसने सिर्फ हार्म ही किया है इंक्लूसिव वेल्थ को. जैसे कि क्या? ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल जैसे कि फॉरेस्ट, लैंड एंड वाटर. वाइल दी वर्ल्ड्स ह्यूमन कैपिटल विच स्टैंड्स एट 57% है. अगर वर्ल्ड में ह्यूमन कैपिटल देखें तो कितना? 57% ऑफ टोटल इंक्लूसिव वेल्थ. grew by only 8%. The natural capital, which is 23% of the total inclusive wealth, declined by the 30% worldwide in the last 2 decades. Okay, which one of the following is the most crucial inference है इस passage का? पहला, more emphasis should be laid on the development of natural capital को डेवलप करने में क्या ज़्यादा emphasis होना चाहिए. बट नेचुरल कैपिटल की बात नहीं कर रहा था, थोड़ा ह्यूमन कैपिटल वगैरह की भी बात कर रहा था ना वो, तो ये तो नहीं होना चाहिए. द ग्रोथ ड्रिवन बाय GDP ओनली इज़ नीदर डिज़ायरेबल नॉट सस्टेनेबल नहीं है. ऐसा बोल रहा है कि जो भी ग्रोथ GDP करेगा वो ना तो डिज़ायरेबल हो ना ही सस्टेनेबल है, ये तो नहीं है भाई. द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है कंट्रीज़ का वर्ल्ड ओवर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. द वर्ल्ड नीड्स मोर ह्यूमन कैपिटल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. ये परफेक्ट है कि हमको और ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि इंक्लूसिव उतना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उतना सही देखने को नहीं मिला. इंक्लूसिव वेल्थ है ना. बट इसका आंसर UPSC ने आंसर नंबर B दिया है. अब पता नहीं UPSC ने क्या लॉजिक लगाया कि द ग्रोथ ड्रिवन बाय GDP ओनली इज़ नीदर डिज़ायरेबल नॉट सस्टेनेबल भी नहीं है बोलता है. अच्छा, इसका एक लॉजिक मुझे अभी थोड़ा समझ आ रहा है कि शायद ये यहाँ पर हमने थोड़ा ऐसा पढ़ा ना कि ग्रोथ ड्रिवन बाय GDP ओनली इज़ नीदर डिज़ायरेबल नॉट सस्टेनेबल, बल्कि इसका मीनिंग शायद ऐसा है कि जो ग्रोथ ड्रिवन बाय GDP ओनली, अगर ग्रोथ हो रहा है सिर्फ GDP से ही, तो वो डिज़ायरेबल नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है, तो ये सही हो सकता है. अब चलो वापस से ऑप्शंस को लुक करते हैं कि क्या क्रूशियल इंटरेस्ट में होना चाहिए था. ओके. मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल कैपिटल, कि डेवलपमेंट में ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए. तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि नेचुरल कैपिटल की ही बस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा बता रहा था पैसेज ने. एंड सेकेंड पे अभी बाद में आएंगे. सी द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. कंट्रीज़ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में पैसेज ने हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम ये नहीं कमेंट कर सकते कि सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं. अब D हमको जो आंसर लग रहा था, जो हमने मार्क भी किया था, वो कैसे गलत होगा. द वर्ल्ड नीड्स मोर ह्यूमन कैपिटल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. वर्ल्ड को नीड है ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा की. अब देखते हैं जहाँ पर वो ह्यूमन कैपिटल की बात करता है. इन रिसेंट डिकेड्स GDP ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज़ ओनली हार्म्ड इंक्लूसिव वेल्थ लाइक ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल को सिर्फ नुकसान ही पहुँचाया है, जैसे कि फॉरेस्ट, लैंड एंड वाटर. वाइल जो वर्ल्ड का ह्यूमन कैपिटल है जो कि विच स्टैंड्स एट 57% ऑफ टोटल इंक्लूसिव. वाइल दी वर्ल्ड का ह्यूमन कैपिटल कितना है?
57% तो है ऑफ टोटल इंक्लूसिव वेल्थ ग्रीव बाई ओनली 8%। तो ह्यूमन कैपिटल तो पर्याप्त मात्रा में हमको नीड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, हमने पैसेज अच्छे से रीड नहीं किया था। तो जो वर्ल्ड का ह्यूमन कैपिटल है जो स्टैंड करता है 57% पे, किसका? टोटल इंक्लूसिव वेल्थ ग्रीवन बाई ओनली, लेकिन उनका टोटल वेल्थ कितना ग्रीव हुआ? बस 8% ही। और नेचुरल कैपिटल जो कि 23% है टोटल इंक्लूसिव वेल्थ का, वो डिक्लाइन हुआ 30% वर्ल्ड वाइड इन दी लास्ट 2 डिकेड। तो ह्यूमन कैपिटल की नीड नहीं है, ना ही नेचुरल कैपिटल की नीड है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सफिशिएंटली अवेलेबल है। देखो 57% एंड 23%, तो ये नहीं हो सकता आंसर। पैसेज को अच्छे से रीड करना, ओके। डिटेल्स हमने मिस कर दिए थे, ओके। देन नेक्स्ट पैसेज सेइंग दैट बाय 2020 व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रन शॉर्ट 56 मिलियन यंग पीपल। बाई 2020 2020 तक का जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो शॉर्ट हो जाएगी, रन शॉर्ट ऑफ 56 मिलियन यंग पीपल की शॉर्टेज होगी। इंडिया विथ इट्स यूथ सरप्लस ऑफ 47 मिलियन, इंडिया जहाँ पर बहुत क्या है, यूथ का सरप्लस है 47 मिलियन, कुड फील द गैप। तो इंडिया है वो इस गैप को फील कर सकता है जो ग्लोबल इकोनॉमी में क्रिएट हुई है ना। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट लेबर रिफॉर्म्स आर ऑफन साइटेड, और यही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें लेबर रिफॉर्म के बारे में अक्सर देखा जाता है एज द वे टू अनलॉक डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया, ताकि हम अनलॉक कर सकें डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में। इन 2014 इंडियाज़ लेबर फोर्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 40%। तो 2014 में क्या था, 40% पॉपुलेशन थी वो लेबर फोर्स में थी, और बट 93% ऑफ दिस फोर्स वर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वॉज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसमें से जो 40% लेबर फोर्स है उनमें से 93% तो कहाँ पर काम करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओवर द लास्ट डिकेड द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज स्लोड टू, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट का वो स्लो हो गया है 2.5% विथ अबाउट 14 मिलियन जॉब क्रिएटेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर व्हेन द लेबर फोर्स इंक्रीज बाई अबाउट 15 मिलियन तक का लेबर फोर्स इंक्रीज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल इंफ्रेंस है फ्रॉम द अबव पैसेज, ओके। पहला, इंडिया मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ सो एज टू रिड्यूस इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए अपना पॉपुलेशन ग्रोथ को, ताकि हम रिड्यूस कर सकें अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना वो भी मस्ट बोला कि करना ही करना है, तो ऐसा नहीं मेजर ले सकते जहाँ पर लोगों की मतलब कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता। वैसे भी पैसेज में पॉपुलेशन इज द मेन इशू करके ऐसा कुछ बोला नहीं। Then second option, labor reforms are required in India to make optimum use of its vast labor force productively। तो ये बात तो पैसेज में भी बात इशू रेज किया कि लेबर रिफॉर्म की ज़रूरत है ना, तो ये तो पॉसिबल आंसर हो सकता है। देन सी, इंडिया इज़ पॉइज्ड टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून। इंडिया अचीव करने वाला है डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून, ऐसा तो नहीं बोला था। पैसेज में क्या बोला था कि it is in this context labor force reforms are often cited as the way to unlock double digit growth in India। तब मतलब कि अगर हम लेबर रिफॉर्म करेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ को अनलॉक कर सकते हैं, बट ये तो बोल रहा है कि बहुत जल्द ही हम डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव करने वाले हैं, तो ये तो सही नहीं है। देन डी, इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द स्किल्ड यंग लेबर टू अदर कंट्रीज़ को भी सप्लाई करने में हम एबल है, ये बोल रहे हैं नहीं। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, correct inference। Then next passage, the very first lesson that should be taught to us when we are old, the very first lesson that should be taught to us when we are old enough to understand it is that complete freedom from the obligation to work is unnatural। जो सबसे पहला लेसन जो हमको सिखाया जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? when we are old enough to understand, जब हम इस बात को समझने में अंडरस्टैंड हो, मतलब इतने बड़े तो हो कि इस बात को हम समझ सके, इज दैट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू वर्क इज़ अननेचुरल, कि कंप्लीट फ्रीडम है कि कोई भी ऑब्लिगेशन है वर्क से उससे आपको कंप्लीट फ्रीडम मिल जाए, ये अननेचुरल है। एंड ऑट टू बी इलीगल, एंड इलीगल भी है।
as we can escape our share of burden of work only by throwing it to someone else. क्योंकि हमारे ऊपर जो बर्डन था वो हमने किसी और के ऊपर डाल दिया, तभी ही हम कंप्लीट फ्री हो सकते हैं अपने ऑब्लिगेशन से. नेचर ऑर्डेन्स दैट द ह्यूमन रेस शैल पेरिश ऑफ फेमाइन इफ इट स्टॉप्स वर्किंग. और ये नेचर का ऑर्डेन है कि जो ह्यूमन रेस है वो पेरिश हो जाएगी फेमाइन से ही, अगर वो स्टॉप कर देती है काम करना. वी कैन नॉट स्केप फ्रॉम दिस टायरनी. और हम इस टायरनी से स्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते. द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेजर वी कैन अफोर्ड टू अलाउ आवर सेल्स. बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितना वी हैव टू सेटल. जो क्वेश्चन हमको सेटल करना है दैट इज़ कि हाउ मच लेजर अफोर्ड कर सकते हैं हम, वी कैन अफोर्ड टू अलाउ आवर सेल्फ, कि हम कितना लेज़र अलाउ कर सकते हैं खुद के लिए. तो मेन आइडिया क्या है पैसेज का? इट इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग टू वर्क. ये इसेंशियल है, ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए कि वर्क करे. ओके, ठीक लग रहा है. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेज़र. ये बात भी ठीक है, क्योंकि लेज़र की भी तो बात किया ना पैसेज ने कि क्वेश्चन ये है कि लेज़र कितना होना चाहिए. देन सी वर्किंग इज़ अ टायरनी विच वी हैव टू फेस. वर्किंग है वो टायरनी है और उसको हमको फेस करना ही पड़ेगा. ये तो ठीक नहीं लग रहा है. देन ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज़ इसेंशियल. ह्यूमन का अंडरस्टैंडिंग करना नेचर क्या है हमारे वर्क का, ये इसेंशियल है. अंडरस्टैंडिंग में तो कोई इशू नहीं रेज किया. अब आते हैं हमारा जो 2 ऑप्शन बचा हुआ था उन पे. मेन आइडिया पैसेज का क्या हो सकता है? इट इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग टू वर्क एंड देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर. बट यहाँ पर पैसेज में हमको खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको इस बात को सेटल करना है कि कितना लेज़र हमको अलाउ करना चाहिए. बट ये नहीं बोला कि कितना बैलेंस वगैरह करेंगे. ये तो अभी भी क्वेश्चन स्टेज पे ही पैसेज ख़त्म हो गया लेज़र के. तो ये तो अभी भी ठीक नहीं है कि बैलेंस कैसे बनाना है. और वैसे भी बैलेंस की नहीं बल्कि कितना लेज़र होना चाहिए ये बोल रहा है, कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. तो तीनों ही आ गया ना कंडीशन इस लास्ट वाले क्वेश्चन में. तो ए विल बी द मोर अप्रोप्रिएट आइडिया, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कि इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग टू वर्क. कि ह्यूमन बीइंग है उनको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर अपने ऑब्लिगेशन से दूर हटते हैं तो वो बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट होगा, है ना. इसलिए इसेंशियल है कि सारे ह्यूमन बीइंग क्या करें, वर्क करें. ठीक. देन नेक्स्ट पैसेज. देर इज़ नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजूरियस. कोई नुकसान नहीं है कल्टिवेट करने में हैबिट, जब तक कि वो कोई नुकसान मतलब इंजरी ना पहुंचाए. एज दे आर नॉट इंजूरियस, वो इंजूरियस ना हो. इंडीड मोस्ट ऑफ अस आर लिटिल मोर देन बंडल ऑफ हैबिट्स. वास्तव में तो हम सभी क्या है, कम और ज़्यादा जो भी बंडल ऑफ हैबिट्स ही तो है. टेक अवे अवर हैबिट्स एंड दी रेसिडम वुड हार्डली बी वर्थ बॉदरिंग अबाउट. अगर हम अपनी हैबिट्स को दूर कर दें और जो बचा हुआ होगा वो हार्डली वर्थ होगा जो बॉदर करेगा हमको. वी कुड नॉट गेट ऑन विदाउट दैम. हम हैबिट्स के बिना रह नहीं पाएंगे. ओके. दे सिंप्लीफाई दी मैकेनिज्म ऑफ द लाइफ. जो हैबिट्स है वो हमारी लाइफ की मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करते हैं. दे इनेबल अस टू डू मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली. बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं विच इफ़ वी हैड टू डू which if we had to give fresh and original thought to them each time would make existence an impossible confusion. तो उन हैबिट्स के बारे में अगर हम वापस से सोचें, फ्रेश सोचें और ओरिजिनल थॉट दें हर टाइम करने से पहले, तो फिर हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि हैबिट्स है टेंड टू मेक अवर लाइफ डिफ़िकल्ट. नहीं भाई, हैबिट्स के कारण तो लाइफ ईजी हो रही है ना. एड प्रिसीजन टू अवर लाइफ. एकदम सही जो भी काम करते हैं एकदम सही सही हो जाता है, ऐसा होता है क्या हैबिट्स के कारण? नहीं. तो मेक इट ईजियर फॉर अस टू लिव. ये बात तो ठीक है कि हमारी लाइफ ईजी हो जाती है अगर हम हैबिट्स बना के रखते हैं. टेंड टू मैकेनाइज अवर लाइफ. नहीं, हमारी लाइफ मशीन के जैसे चलने थोड़ी लग जाएगी हैबिट के कारण. सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पैसेज. Then next question. Yeah. So we have hard work ahead. Okay. Next passage is saying that we have hard work ahead. There is no resting for any of us till we redeem our pledge in full.
till we make all the people of India what destiny intends them to be। तो अभी हमको हार्ड वर्क आगे करना है, हम रेस्ट नहीं कर सकते फॉर एनी ऑफ अस टिल वी रिडीम, जब तक कि हम अपना प्लेज है उसको रिडीम ना कर ले पूरे तरीके से। टिल वी मेक ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जब तक हम इंडिया के सारे लोगों को व्हाट डेस्टिनी नीड्स टू, जब तक टिल वी मेक ऑल द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डेस्टिनी नीड्स देम टू बी, जो डेस्टिनी बनाना चाहती है सारे पीपल ऑफ इंडिया को वो नहीं बन जाते तब तक हम रेस्ट नहीं कर सकते, हार्ड वर्क करना है। वी आर सिटीजन ऑफ अ ग्रेट कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ बोल्ड एडवांस एंड वी हैव टू लिव अप दैट हाई स्टैंडर्ड। तो हम सिटीजन हैं ग्रेट कंट्री के और किस वर्ज पे है, ऑफ द बोल्ड एडवांस के वर्ज पे है, एंड हमको लिव अप करना होगा टू दैट स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड पर जीना होगा। ऑल ऑफ अस टू वॉट एवर रिलीजन वी मे बिलोंग आर इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, हम इक्वली इंडिया के चिल्ड्रन हैं विथ इक्वल राइट्स प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन, और सबके पास इक्वल राइट्स इक्वल प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस है। वी कैन नॉट इनकरेज कम्युनलिज्म और नैरो माइंडेडनेस, फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट हुज पीपल आर नैरो इन थॉट और एक्शन। तो हम इनकरेज नहीं कर सकते कम्युनलिज्म, वी कैन नॉट इनकरेज कम्युनलिज्म या फिर नैरो माइंडेडनेस, जहाँ पर फॉर नो एक्शन कैन बी ग्रेट, जहाँ पर कोई भी एक्शन ग्रेट नहीं होता। हुज पीपल आर नैरो इन थॉट और एक्शन, जहाँ के लोग क्या होते हैं, नैरो होते हैं अपने थॉट एज वेल एज इन एक्शन। अब द चैलेंज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज थ्रोस टू द पब्लिक इज टू अचीव, क्या चैलेंज थ्रो कर रहा है ऑथर पब्लिक के ऊपर कि हमको क्या अचीव करना है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोग्रेस एंड प्रिविलेजेस। ऐसा तो पैसेज ने नहीं बोला कि हमको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोग्रेस एंड प्रिविलेज चाहिए। इक्वल प्रिविलेजेस, फुलफिलमेंट ऑफ डेस्टिनी एंड पॉलिटिकल टॉलरेंस, ये भी नहीं। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड इकोनॉमिक पैरिटी, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर ये तो नहीं। हार्ड वर्क, ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी, दिस विल बी द आंसर, राइट। देन सेकेंड पैसेज, द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रूसो, जो इंडिविजुअल है रूसो के अकॉर्डिंग पुट्स हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर इन कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल। रूसो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, अपना सारा पावर जो सारे लोग हैं कॉमन अथॉरिटी को दे देता है, जो भी कॉमन चूज़ किया गया है, अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल एंड इन आवर कॉर्पोरेट कैपेसिटी टू रिसीव इच मेंबर एज एन इनविजिबल पार्ट ऑफ द होल। और क्या होता है, एंड इन आवर कॉर्पोरेट कैपेसिटी, और हम अपनी कॉर्पोरेट कैपेसिटी से रिसीव करते हैं। वी रिसीव इच मेंबर एज एन इनविजिबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, होल का एक इनविजिबल पार्ट होता है। इन द लाइट ऑफ द अबव पैसेज द नेचर ऑफ द जनरल विल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो नेचर है जनरल विल को का हम कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला, द सम टोटल ऑफ प्राइवेट विल्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि ये सम टोटल है सारे प्राइवेट विल का तो जनरल विल बन जाएगा। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं बोला कुछ। व्हाट इज आर्टिकुलेटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, जो आर्टिकुलेट किया जाता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इंडिविजुअल के। तो ऐसा ही तो कुछ बोल रहा था कि सारे इंडिविजुअल अपना क्या कर देते हैं, पावर दे देता है किसको, एक कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन, अपना पावर एक कॉमन को दे देते हैं, वो भी सुप्रीम डायरेक्शन के कारण। तो किसी अथॉरिटी की बात तो हो ही रही थी। आगे देखते हैं, करेक्टिव गुड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट विल ऑफ द इंडिविजुअल। करेक्टिव गुड की तो बात ही नहीं की गई कि प्राइवेट विल से ये इससे अलग है। तो अगेन ये दो अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग जो भी एस्पेक्ट है उनको कंबाइन करके बता रहा है कि ये इससे अलग है, बट ऐसे तो पैसेज में कोई बात ही नहीं हुई। द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के मटेरियल इंटरेस्ट को बता रहा है। अपना आंसर तो यही भी ही है कि व्हाट इज आर्टिकुलेटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये है जनरल विल, नेचर ऑफ जनरल विल, ठीक। देन नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर अ हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ द पीपल ऑब्टेन्स। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ऑफ द पीपल ऑब्टेन्स, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विल ऑफ द सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी एंड ऑर्गेनाइज्ड विल ऑफ द पीपल सेल्डम ऑकर्स। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वहाँ पे क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी है लोगों में, ऑफ द पीपल ऑब्टेन, हाई डिग्री जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है लोगों का वो ऑब्टेन होता है, और कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द विल ऑफ द सॉवरेन लॉ मेकिंग
कॉन्फ्लिक्ट है जो सॉवरेन चाहता है, मतलब जो कंट्री का जो सॉवरेन है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, उनका जो विल है और जो ऑर्गेनाइज्ड विल है पीपल का, ये बहुत कम ही होता है डेमोक्रेटिक स्टेट में, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है, पीपल ऑब्टेन्स, ओके। तो क्या बताना चाह रहा है पैसेज, इन अ डेमोक्रेसी फोर्स इज द मेन फिनोमिना इन एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी। फोर्स मेन फिनोमिना है ऐसा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं बताया पैसेज में। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स टू ग्रेट एक्सटेंट इज द मेन फिनोमिना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी में फोर्स टू बी ग्रेट एक्सटेंट है वो मेन फिनोमिना है बोल रहा है। अगेन फोर्स तो यहाँ पर कहीं पर बोला भी नहीं। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी यूज ऑफ फोर्स इज इररेलेवेंट इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी। अच्छा, शायद फोर्स सब में ही बोला गया है, देखते हैं फिर भी। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी यूज ऑफ फोर्स है वो इररेलेवेंट है एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी के लिए। फिर इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स इज नैरोड डाउन टू अ मार्जिनल फिनोमिना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी। ये सही है कि मैच्योर डेमोक्रेसी में फोर्स है उसको नैरो डाउन कर दिया जाता है, तभी तो टायरनी नहीं होगी ना। एंड मार्जिनल फिनोमिना तक का उसको क्या कर दिया जाएगा, नैरो डाउन इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेनिटी। देन नेक्स्ट क्या है, अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिटिक्स। जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि अपॉन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन कितना है पॉलिटिक्स में, ठीक है। देन इन विच वोटिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट, और इसमें कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं पॉलिटिक्स में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वोटिंग पे, मतलब वोटिंग ये इसेंशियल पार्ट है इसका। टू डेलिबरेटली रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सच एन इंटरेस्ट एंड फ्रॉम वोटिंग इज़ अ काइंड ऑफ एम्प्लाइड, क्या लिखा हुआ था ये पता नहीं, अनाकी, ओके। तो अगर कोई वोट नहीं डालना चाहता या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है वोट देने में और वो रिफ्रेन कर रहा डेलिबरेटली, तो ये क्या दिखाता है, इम्प्लाई करता है अनाकी। इट इज़ टू रिफ्यूज़ वंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर वो अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना चाह रहा है, मतलब परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। इट इज़ टू रिफ्यूज़ वंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी। वहीं पर वो फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी के बेनिफिट को एंजॉय तो कर रहा है लेकिन अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्यूज़ कर रहा है करने के लिए, है ना। तो दिस पैसेज क्या से रिलेट कर रहा है, ड्यूटी टू वोट, राइट टू वोट, फ्रीडम टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। तो इसमें ड्यूटी है वोट करना हमारा, राइट टू वोट, फ्रीडम टू वोट तो नहीं होगा कि फ्रीडम पे तो कोई नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है पैसेज में कि फ्रीडम नहीं मिल रही है इसलिए वो वोट नहीं कर रहा। द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, तो पार्टिसिपेशन, वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन विच वोटिंग इज एसेंशियल पार्ट। तो यहाँ पे वोटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है ना कि वोट करना है कि नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड बाकी बचा इन दोनों, उसके पास राइट टू वोट है ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने के लिए, बट वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो पैसेज रिलेट कर रहा है कि उसकी ड्यूटी है वोट करना क्योंकि वो इन्जॉय कर रहा है बेनिफिट फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी का, लेकिन वो खुद अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। तो ये ड्यूटी है उसकी वोट करना, है ना। देन नेक्स्ट, इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीच द पोजिशन ऑफ लीडर इज़ यूजुअली वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी। किसी भी फ्री कंट्री में वो मैन जो रीच करता है लीडरशिप के पोजीशन पे, वो यूजुअली क्या होता है, वन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी का होता है। मोरओवर इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू फोरसी दैट ही विल रीच सच अ पोजीशन सिंस अर्ली इन लाइफ वन कैन सी हिज क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो बहरहाल जो ये यूजुअली पॉसिबल होता है कि आप देख पाते हो कि कोई पर्सन इस पोजीशन पे पहुंचेगा ही, मतलब पहले से ही उसके अर्ली लाइफ से ही तुम ये देख सकते हो कि उसकी जो कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं उनको देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि ये आगे जाके अच्छा करने वाला है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू इन द केस ऑफ द डिक्टेटर, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता जब केस आता है डिक्टेटर का। ऑफन ही रीच हिज पोजिशन ऑफ पावर थ्रू चांस। डिक्टेटर हमेशा ऑफन मतलब अक्सर ऐसा देखा गया कि जो डिक्टेटर होता है वो ऑफन चांस से पावर ऑफ पोजीशन में पहुंचते हैं, वेरी ऑफन थ्रू दी अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। और ये वेरी ऑफन तब होता है जब उसका कंट्री है वो अनहैप्पी स्टेट में रहता है और उस टाइम पे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो
डिक्टेटर बन जाता है ना। द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट दैट अ लीडर फोर्सेस हिज फ्यूचर पोजीशन, लीडर अपना खुद का फ्यूचर पोजीशन देख सकता है, ऐसा तो पैसेज नहीं बोल रहा। अ लीडर इज चूजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री से ही लीडर चूज होता है क्या, ये भी नहीं है। अ लीडर मस्ट सी दैट हिज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डिस्पेयर, लीडर को देखना ही चाहिए कि कंट्री, उसकी जो कंट्री है वो डिस्पेयर, दुख से दूर है, ये भी नहीं। डिस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप, तो हाँ कंट्री में अगर डिस्पेयर है मतलब कि अनहैप्पी स्टेट में है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिक्टेटरशिप आ जाए उस कंट्री में, है ना। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ऑलवेज डिक्टेटरशिप लीड करेगा नहीं बोला, समटाइम्स इट विल लीड टू डिक्टेटरशिप। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ in store for mankind is not of course an accumulation of material possession। तो जो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करने का, हैज़ इन स्टोर ऑफ मैनकाइंड इज़ नॉट, तो मैनकाइंड के स्टोर में ये नहीं है कि हम एक्यूमुलेट कर पाए टेक्नोलॉजी के कारण मटेरियल पोजेसन। द अमाउंट ऑफ दीज दैट कैन बी इफेक्टिवली इंजॉयड बाई वन इंडिविजुअल इन वन लाइफ टाइम इज़ नॉट ग्रेट। तो जो अमाउंट है इन चीज़ों का दैट कैन बी इफेक्टिवली इंजॉय किया जा सके इंडिविजुअल के द्वारा अपने पूरे लाइफ टाइम में, वो उतना बड़ा नहीं है। बट देर इज़ नॉट द सेम नैरो लिमिट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ लेज़र, बट यही सेम लिमिट पॉसिबिलिटी नहीं है, नैरो लिमिट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ द लेज़र के इंजॉयमेंट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। द गिफ्ट ऑफ लेज़र मे बी अब्यूज्ड बाई पीपल हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ इट। जो गिफ्ट है लेज़र का, ये लोगों के द्वारा अब्यूज़ किया जा सकता है जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है कि लेज़र का मतलब यूज़ किया कैसे जाता है। ये द क्रिएटिव यूज़ ऑफ लेज़र बाई माइनॉरिटी इन सोसाइटी हैज़ बीन द मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल। तो भी जो क्रिएटिव यूज़ है लेज़र का, जो माइनॉरिटी है सोसाइटी में वो कर पाते हैं क्रिएटिव यूज़ अपने लेज़र का, हैज़ बीन द मेन स्प्रिंग ऑफ द ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस का यही मेन स्प्रिंग बनती है फिर बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल। देन क्वेश्चन इज सेइंग दैट विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज क्या अज्यूम हम कर सकते हैं। पहला, पीपल ऑलवेज सी दैट लेज़र टाइम एज अ गिफ्ट एंड यूज़ इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजेसन, कि हम लोग हमेशा ही अपना लेज़र टाइम को गिफ्ट की तरह समझते हैं और एक्वायर करते हैं मोर मटेरियल पोजेसन। तो ये तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, पैसेज में तो ऐसा नहीं बोला कि हमेशा ही लेज़र का मिसयूज़ हो रहा है करके अब्यूज़ हो रहा है। देन सेकेंड, यूज़ ऑफ लेज़र बाई सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज़ बीन द चीफ सोर्स ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस। यही तो बोल रहा था पैसेज कि कुछ लोग अपने लेज़र का सही उपयोग कर पाते हैं और फिर वो नए और ओरिजिनल थिंग्स बनाते हैं जो कि चीफ सोर्स बनता है ह्यूमन प्रोग्रेस का। तो सेकेंड ओनली विल बी द वैलिड assumption। देन नेक्स्ट पैसेज, देर इज मोर देन modicum of truth in assertion that a working knowledge of ancient history is necessary। तो more than modicum of truth है, let me see what does mean modicum। so modicum means a small quantity of particular thing। okay, तो there is more than a modicum of truth, तो बहुत कम मात्रा है ट्रूथ की, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। इन द assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of the current events। there is more than modicum of truth है in the assertion that कि जो working knowledge है हमारा ancient history के बारे में is necessary to the intelligent interpretation हो सके तब जाके करंट इवेंट का, कि एंशियंट हिस्ट्री को आप अच्छे से समझो तब जाके आप करंट इवेंट है उसको इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट कर पाओगे। बट दिस सेज हु अटर्ड दीज वर्ड्स ऑफ विजडम might well have added something on the benefits of the studying, particularly the famous battles of the history, for the lessons they contain for those of us who lead or aspire to leadership। okay, बट जो सेज जिसने अटर किया होगा इन वर्ड्स को कि अगर आपको करंट इवेंट को समझना है तो एंशियंट हिस्ट्री को जानना नेसेसरी है, तो ये चीज़ है ऑफ विजडम माइट वेल हैव एडेड समथिंग। तो ये विजडम तभी ऐड किया होगा जब कुछ समथिंग बेनिफिट कर रहा होगा स्टडी करने से, किसी पर्टिकुलर फेमस बैटल को स्टडी करने से कुछ ना कुछ तो ऐसा पता चल रहा होगा ना जो बेनिफिट कर रहा होगा। हिस्ट्री फॉर द लेसन्स दे कंटेन फॉर दोज ऑफ अस हु लीड और एस्पायर टू लीडरशिप, जो भी लीडरशिप में जाना चाहता है, एस्पायर कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन में आने का, उनके लिए।
ठीक है। सच अ स्टडी विल रिवील सर्टेन क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स विच इनेबल द विनर्स टू विन। और ये स्टडी ये चीज़ रिवील करती है कि जो कुछ क्वालिटीज़ है या कुछ एट्रीब्यूट्स है जो इनेबल करते हैं विनर्स को कि वो जीते, एंड सर्टेन डिफिशियंसीज विच कॉज्ड द लूजर टू लूज, और कुछ डिफिशियंसी जिसके कारण लूज़र है वो हार जाता है। एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रिकर्स कंसिस्टेंटली, और स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये पैटर्न हर बार रिपीट हो रहा है कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन थ्रू आउट दी सेंचुरीज। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में मतलब हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। विथ रेफरेंस टू दी अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या अज्यूम किया जा सकता है? पहला, अ स्टडी ऑफ द फेमस बैटल्स ऑफ हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर को अंडरस्टैंड करने में हमको हेल्प करेगा अगर हम स्टडी करते हैं फेमस बैटल ऑफ हिस्ट्री को, तो ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं हम। सेकेंड, स्टडिंग द हिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर एनी वन हु एस्पायर टू बी अ लीडर। अगर लीडर बनना है तो हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। फर्स्ट विल बी वैलिड असम्पशन, बट यूपीएससी ने इसका आंसर नीदर वन नॉट टू दिया है। फर्स्ट क्यों गलत है भाई? अ स्टडी ऑफ फेमस बैटल ऑफ हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर। यहाँ पर क्या बोला था पैसेज में? necessary intelligent, okay, working knowledge of the ancient history is necessary to the intelligent interpretation of the current events। okay, सिर्फ current event बोला था ना, modern warfare नहीं बोला था। current event है उनको ancient history, अच्छा सिर्फ specifically warfare के बारे में नहीं था पैसेज, current event को जानना है तो ancient history will help, ये बताना चाह रहा था। और अच्छा, then utter the history might well have added something on the benefit of the studying particularly famous battle of the history for the lessons they contain for those of us who led to aspire the leadership. It will reveal, okay, current event के बारे में जानने में आसानी होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो वॉरफेयर ही हो, है ना। द स्टडी ऑफ फेमस बैटल, अगर हम स्टडी हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो दैट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर। बट स्टिल मुझे तो ये सही लग रहा है, पता नहीं यूपीएससी ने इसको क्यों गलत माना है। तो ऐसा कुछ 2-3 पैसेज का आंसर यूपीएससी ऐसा देता ही है जो लॉजिकली कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, बट उसके बावजूद यूपीएससी ने बोला नीदर वन नॉट टू, तो मान लेते हैं भाई, क्योंकि 1-2 तो ऐसा गलत करवाएगा ही यूपीएससी। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। देन इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं बचे हुए पैसेज को साथ में।